हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इस कॉन्सेप्ट को लेके। इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे। आज इस लेक्चर सीरीज में हम इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन में लाएंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हर लेवल की। नीट में किस तरह की एग्जांपल्स आई हैं और आईआईटी में किस तरह का इसका न्यूमेरिकल आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। कि अगर दो वैक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट्स से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। लेट्स से ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करना पड़े तो हम ऐसे करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो कॉस थीटा है दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। ओके, काफी इजी सा अप्रोच है, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझेंगे, छोटे छोटे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उस हद तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने तक। चलिए इसको थोड़ा सा और अप्रिशिएट करते हैं। ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगेन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और कॉस ऑफ थीटा को आप पहले ही जानते हैं, इट इज ए स्पेशल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कोई डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता है। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो क्वांटिटी आपको राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन के दिखाई दे रही है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां से निकल के आती है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो होगा दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं ये इसे लिखता हूं सी, तो जो सी है, सी इज ए स्केलर क्वांटिटी विच कम्स आउट फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो C किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इस कॉस थीटा पे या थीटा पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर जो डिस्कशन में लाएंगे वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always a scalar quantity, ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट। ओके, अब इसी रिजल्ट को हम और अप्रिशिएट करते हैं। देखो cos थीटा की तरफ जाना है हमने, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की कैलकुलेशन यहां से पूछी जाती है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, स्पेशली नीट लेवल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक से, वो इस एंगल का वैल्यू पूछ लेता है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी या फिर कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। ये जो एंगल थीटा है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाता है, आपको दो वेक्टर गिवन होते हैं और कहा जाता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आपको इस तरह से ये रिजल्ट यूज करके थीटा का कैलकुलेशन करना होता है। इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाए अदर टू वेक्टर्स से, कुछ इस सेंस में, वेक्टर ए इज अ डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ऐसा आ जाएगा। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, और इसको आगे देखते हैं। तो एक वेक्टर का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट इस तरह से। इसका मतलब हमारे पास एक वेक्टर है ए, अपने ही साथ या सिमिलर इक्वल वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों वेक्टर यहां पर पैरेलल वेक्टर होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब दोनों अगर पैरेलल हैं तो यहां पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ये आएगा a स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेक्टर अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट में आता है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये ऐसा रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे इसका जिक्र करते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी है, उसका रिजल्ट आपने इस तरह से लिखा ए बी कॉस ऑफ थीटा। आपसे पूछ लिया जाए डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इधर जाएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपको पता है ए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो भी कांस्टेंट रहेगा, बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। वेरिएशन किस पे डिपेंड कर सकती है मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू पे, कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आ सकता है। तो इसको मैक्सिमम लाने के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैन बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा विल बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, हमारे पास आएगा a मल्टीप्लाई b, a b। Alright, so this is the maximum value of any two vectors which are in dot product with each other. अगेन आप यहां से देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो आई है cos थीटा की 1, ये कब आती है, ये तब आ सकती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स जो हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे हों, पैरेलल हों। तो ऐसा रिजल्ट तब पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। अब मिनिमम वेक्टर कब आ सकता है उसको देख लेते हैं कि मिनिमम वेक्टर कब आएगा। इसी तरह से एंगल से ही कंक्लूड कर सकते हैं हम कि मिनिमम रिजल्ट कब आएगा। चलिए उसको देखते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मिनिमम वैल्यू अगेन किस बात पे डिपेंड करेगा, cos थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि अगर cos थीटा की वैल्यू मिनिमम आएगी तो a डॉट बी भी मिनिमम हो जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, इस सिचुएशन में cos थीटा की मिनिमम वैल्यू हम यूज करेंगे 0। हालांकि -1 भी होती है लेकिन वो वेक्टर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। यहां पर हमें पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, 0 होगी, 0 से कम नहीं हो सकती। ऑलराइट, इसीलिए जब 0 लिखेंगे तो थीटा हमारे पास यहां आ जाएगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे, इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स आपस में इस तरह से 90 डिग्री पर हैं, वेक्टर ए इज ऑर्थोगोनल विद वेक्टर बी। याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर्स का जिक्र किया था। तो अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो मिनिमम होगा, 0 होगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और कोई वेक्टर्स हो सकते हैं। ऑलराइट, अब ऑर्थोगोनलिटी की हमने बात की है तो ऑर्थोगोनलिटी में फिर से एक बार देख लेते हैं।
ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आपको सवालों में गिवन होगी, द टू गिवन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल विद ईच अदर। तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये निकलेगा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, राइट। तो इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, लिख लीजिए इस बात को, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल with each other, then their dot product is always 0, is always 0, हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। ओके, सो ये ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है, ये भी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में किस तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कैसे ये काम आती है। हम सब ने यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर जो हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर्स का। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर वो कैसे यूजफुल हो सकते हैं। सो यूनिट वेक्टर, जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनकी डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। अब आप देखोगे ये जो तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है आई कैप जो है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट मैं जे कैप के साथ करवा देता हूं तो आई और जे, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर तो है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ओपन करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। सो इन कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, दो यूनिट वेक्टर्स का, आई कैप डॉट जे कैप, वो 0 आएगा हमेशा। सिमिलरली आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आप के कैप से करोगे, इनके बीच भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये भी 0 आएगा। ओके, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आप के कैप से करोगे, ये भी क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट्स में। ऑलराइट, अगर आई कैप डॉट आई कैप हो तो फिर क्या होगा, आई कैप डॉट अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट होना। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप लिखा जाएगा, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये भी आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इनके बीच एंगल कितना होगा यार, 0 डिग्री होगा ना, कि दोनों एक्स एक्सिस को ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। कॉस 0 होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होता है 1, कॉस 0 होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इस कम्स आउट टू बी 1। सिमिलरली आप जे कैप डॉट जे कैप करें या फिर के कैप डॉट के कैप करेंगे, वो भी रिजल्ट कितना आएगा, वो भी 1 ही आने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये 0 में चले जाएंगे, और खुद ही के साथ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये काम आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछा जाता है, उस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे वो देखते हैं कैसा है। वो कहता है कि आपको एक नया वेक्टर बनाना है, एक नया वेक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, कहता है फाइंड या फिर
ऐसे द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A in the direction of वेक्टर B। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। अब देखो यार, इसको समझना, इसको सीखना बिल्कुल आसान है। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ज़रूरत है, आपको इस लेक्चर सीरीज में फिजिक्स के कौन से टॉपिक में कोई डिफिकल्टी आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कशन में लाने हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस छोटे से पार्ट पे जिस पे न्यूमेरिकल बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्या कहता है? द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए को मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा। ए है जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है यहां पर। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये लिख दिया मैंने मैथमेटिकली। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी को यहां पर मैथमेटिकली कौन रिप्रेजेंट करेगा? बी कैप, यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका यूनिट या डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये एक नया वेक्टर बन गया सी वेक्टर। इसको थोड़ा सा और एप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पास होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, बट ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व करने का ट्रेंड यहां पर मैं बता रहा हूं कैसे करना है। ए डॉट बी को हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। सारे बच्चे जानते हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि ए कॉस थीटा कितना हो यार, ए कॉस थीटा कितना हो? ए कॉस थीटा हो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, फिर से मैं आपको रिपीटिशन में लेके आ रहा हूं कि आप यहां पर सिंपली बी लिखा हुआ है, यहां पर वेक्टर बी डाल के 2 डंडे लगाए हुए हैं। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को इंडिकेट कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को ही इंडिकेट कर रहा है। सो यहां पर मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू पता लग गई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट किया जाए तो जो नया वेक्टर आएगा ए कॉस थीटा की जगह, उसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। ये लीजिए, ये हो गया ए कॉस थीटा की जगह ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी यहां पर पुट कर दिया गया, और बी कैप की जगह बी कैप लिख दिया गया। इस सारे तामझाम की, इसकी हमें कैलकुलेशन करके ही नया वेक्टर मिलेगा, और वो हमें क्या देगा? दैट वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसकी दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोला जा सकता है, द कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज अलोंग द वेक्टर बी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ की जगह क्या वर्ड यूज सकता है? अलोंग द वेक्टर बी। प्रोजेक्शन की जगह कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इस पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व आउट होगा। चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल का। तो लिखिए न्यूमेरिकल एग्जांपल फर्स्ट। लेट्स से कि हमारे पास जो ए वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप, और जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी वो है i कैप प्लस j कैप। और आपसे पूछ लिया गया फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b, ऐसे पूछ लिया गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। अब a है हमारे पास, b है हमारे पास, तो हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। देखेंगे कैसे पहुंचते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं कि
अब मैं यहां पर ये सारा तामझाम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इस बात को अप्लाई कर रहा हूं। तो मुझे तो सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। चलिए डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। ये है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप, ये ऐसे आ गया। सीखते चलिए। अब i कैप डॉट i कैप वाला i कैप से मल्टीप्लाई होगा, j कैप वाला j कैप से मल्टीप्लाई होगा। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2i कैप डॉट i कैप प्लस 3j कैप डॉट j कैप। अब देखो ये i कैप वाला j कैप से भी मल्टीप्लाई हो सकता था, चलो मैं आपको यहां करके ही दिखा देता हूं कि 2i कैप डॉट j कैप, और ये j कैप वाला i कैप से भी मल्टीप्लाई हो सकता था 3j कैप डॉट i कैप। लेकिन अब आने वाले न्यूमेरिकल्स में, आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आप इनको मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपको पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होने वाला है। i डॉट j मैंने अभी आपको बताया था एक पॉइंट में कि जीरो होता है, j डॉट i भी जीरो होता है, तो इनको पहले ही दिमाग में रख के इनको लिखें ही मत। अब i डॉट i 1 होता है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। j डॉट j 1 होगा तो सिर्फ यहां पर 3 ही बचेगा, 3। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो आ गया है a और b का वो है 5। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया है। ऑलराइट, अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए b वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब मैग्नीट्यूड आप सबको पता है वेक्टर b ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं ये b वेक्टर है, तो इसका यहां पर भी 1 लिखा जा सकता है, यहां पर भी 1 लिखा जा सकता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी आ गया। लास्ट पे आपको यूनिट वेक्टर निकालना है b का। यूनिट वेक्टर अगर निकालें तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है, फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि वेक्टर को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर b इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए मुझे b वेक्टर लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड से। ओके, सो b वेक्टर क्या है मेरे पास, वो है i कैप प्लस j कैप, वो है i कैप प्लस j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर आ गया √2, ये आ गया √2। इस तरह से ये यूनिट वेक्टर भी मेरे पास आ गया है। अब इन तीनों टर्म्स को मैं इस फॉर्मूले में यूज करता हूं, तो देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। a डॉट बी तो मेरे पास था 5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है मेरे पास √2, तो मैं इधर √2 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा है b कैप से, b कैप है i प्लस j डिवाइडेड बाय √2, ऐसा आ गया। ओके, b कैप मैग्नीट्यूड ऑफ b √2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, ये तो हो गया मेरे पास c वेक्टर ना। c वेक्टर को आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो कि इस 5/2 को i कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 को j कैप से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके हिसाब से x कंपोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बिल्कुल आएगा 25/4 प्लस 25/4। सेम टर्म्स आ रही हैं, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, 25/4 1 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है। 25/4 इसको मैं अंडर रूट से अगर बाहर लेके लिखूं तो वो क्या लिखा जाएगा, 5/2 एंड √2 ऐसा लिखा जा सकता है। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/√2। दिस इज द फाइनल आंसर, magnitude of the vector which is the component of vector A in the direction of vector B।
इस तरह से आपने इस बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट से रिजल्ट को यूज करके न्यूमेरिकल सीखना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉमन एग्जांपल है, नीट में काफी देर पूछा जाता है, ये जो सवाल है जेईई में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। अभी जो मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूं जेईई मेंस और नीट दोनों में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन जानना है कि जैसे सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना सीखना है, तो जैसे ये मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट, और एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास 3i कैप माइनस 4j कैप, इस तरह से। तो आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, बिल्कुल बेसिक सा सीबीएसई लेवल का, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, सो आप लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिख दोगे। वेक्टर ए की जगह जो वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख दिया, डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप। देखो यहाँ पर k कैप नहीं है तो उसको मैं 0k कैप लिख रहा हूं। अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं कि i कैप डॉट i कैप 1 होंगे, i कैप डॉट j कैप 0 चला जाएगा, i कैप डॉट k कैप 0 चला जाएगा। तो जो 0 होने वाली टर्म्स हैं वो पहले ही दिमाग में रखें, उनको लिखें ही ना, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो लिखना किसको किसको होता है, आई कैप वाली को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जे कैप वाले को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दें, के कैप वाली टर्म को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस 12 जे कैप डॉट जे कैप। 4 इधर 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा 6 माइनस 12, क्योंकि ये 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है। रिजल्ट आ गया आसान सा, ये देखिए ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आपको क्या कहता है कि आपको एंगल पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, जैसे ये रैंडमली आपके पास एक वेक्टर है और पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो लिख सकते हो फाइंड द एंगल made by vector A with x-axis की x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो इसको सॉल्यूशन पार्ट में देख लेते हैं कि ये कितना एंगल हो सकता है। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। हमारे पास वेक्टर A है और दूसरा है x एक्सिस। लेट्स से कि ये हमारे पास वेक्टर A है और ये थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस के साथ दूसरा वेक्टर कौन है, वो है i कैप। इसका मतलब यहां पर हम थीटा कैलकुलेशन करेंगे, cos थीटा से थीटा निकालेंगे कौन कौन से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके, वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट i कैप। इसके साथ इन दोनों वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर यहां पर y एक्सिस लिखा होता तो j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते, z एक्सिस लिखा होता तो k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते। तो चलिए मैं x एक्सिस के साथ लेके चल रहा हूं, इस तरह से लिखा जाएगा a वेक्टर डॉट i कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, राइट। सो मुझे cos थीटा तक पहुंचना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 12 के कैप। ये हो गया ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई कैप, ये लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, सबको पता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा, 1 होता है, तो मैं 1 लिख रहा हूं, कॉस ऑफ थीटा। ऑलराइट, अब फिर से वही बात आ गई जो हमने यहां पर सीखी थी डॉट प्रोडक्ट में, कि आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करना है। यह है आई कैप, आई कैप वाले को जब आई कैप वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 4, यह आएगा 4, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी, जे कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, ये टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे 16 प्लस 9 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, कॉस ऑफ थीटा 4 इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करिए 169 कॉस ऑफ थीटा, ऐसा लिखा जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा यहां पर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 169 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये रूट 169 होता है 13, सो 4 अपॉन 13 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ये तो अभी आपके पास आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/13, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/13। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हमने एंगल का भी कैलकुलेशन करना सीख लिया कि दो वेक्टर्स के बीच कैसे एंगल को कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। इसके बाद अब हम नया एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमें वर्क डन का कैलकुलेशन पूछा जा सकता है कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये भी यहां पर एक बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए उसका एक छोटा सा रिजल्ट होता है जो कि अभी आप सीखोगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, बट यहां पर भी आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वर्क डन विच इज ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिटन एज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कि जब आप फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दोनों न्यूमेरिकल्स में गिवन है, आपको सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, आपको वर्क डन मिल जाएगा। याद रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये जो छोटी सी डिस्कशन है ये आप काइनेमेटिक्स के शुरुआती दौर में सीखते हैं। अभी मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में इसको अभी नहीं आप यहाँ पर डिलीवर किया है, लेकिन जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं या 12th पास आउट हैं उनको इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, तो वो इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है। जो 11th में फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं उनको ये पैटर्न सीख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम इस चीज को सीख लेंगे। तो ये देखो ये पैटर्न कैसे फॉलो होगा। तो सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। चलिए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसा रहेगा। सो एग्जांपल नंबर 4, let's say we have a force vector which is equals to 10 I cap minus 3 J cap plus 5 K cap, फोर्स न्यूटन में लिखा जाएगा। इस फोर्स वेक्टर ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था, लेट से कुछ उसका मास था, उस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगी और उसने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो दिस फोर्स वेक्टर डिस्प्लेस an object of mass 5 kg from the position 2 I cap plus 3 J cap minus 4 cap to position I cap माइनस J cap प्लस K cap, इस तरह से।
तो देखो हुआ क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था ऐसे, तो उसका पोजीशन वेक्टर था R1, ये जो लिखा गया, ये वाला जो पहले लिखा गया, पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, R1 से स्पेसिफाई हो रही थी, R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर था इस ऑब्जेक्ट का। फोर्स लगी, फोर्स लगने के कारण ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां आ गया, यहां आ गया। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा R2, इस तरह से R2 लिखा जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन से मैं एक वेक्टर को इंडिकेट कर रहा हूं, ये डिस्प्लेस हुआ है, इतना ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे? R फाइनल माइनस R इनिशियल, या फिर R2 माइनस R1 से। तो हमारा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही कैलकुलेट करेंगे, राइट? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से। तो देखते हैं R2 वेक्टर कितना है। यह है जो बाद में लिखा गया वो R2 वेक्टर होगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और जो वेक्टर पहले लिखा गया वो इनिशियल वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इनका सब्ट्रैक्शन करके मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। i कैप माइनस 2i कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 1i कैप, फिर माइनस j कैप है माइनस 3j कैप, प्लस k कैप है माइनस माइनस प्लस 4k कैप। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको, आसान सी बात है। ये हो जाएगा माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। सो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता लग गया। आपका भी यही रिजल्ट आया होगा, माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता लग गया। अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फोर्स वेक्टर मुझे गिवन है, ये है 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो f वेक्टर कितना है मेरे पास? f वेक्टर है 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ऑल राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरे पास माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये आ गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वर्क डन पता लग जाएगा। आसान है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आई कैप वाली टर्म को आई कैप से मल्टीप्लाई करिए, जे कैप वाली टर्म को जे कैप से मल्टीप्लाई करिए, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बाकी टर्म्स जीरो हो जाती हैं। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। यहां पर है 10, यहां पर है माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 10, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 3 है, यहाँ माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा, प्लस है 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा। लीजिए इसको देखते हैं ये कितना रिजल्ट देगा। माइनस 10, इनको सॉल्व करेंगे जब आप, आसानी से ये 2 आ जाता है। ओके, सो इट्स कम्स आउट टू बी 27। छोटा सा रिजल्ट आ गया है हमारे पास 27, और वर्क डन किस में लिखा जाता है? जूल में लिखा जाता है। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं वो कैसी है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो अभी मैं डिस्कस में लाऊंगा वो 2007 आईआईटी का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। आईआईटी में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम सेम क्वेश्चन ना लेके उसके जैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 कैसी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको गिवन है द कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर। x कंपोनेंट वो कितना है? 2 cos ऑफ t, और y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है 2 sin ऑफ t। इस तरह से
ये है x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपसे कहता है, पूछा क्या जाता है, फाइंड द एंगल, देखो फिर से एंगल पे बात आ गई, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर and their linear momentum vector, इस तरह से आपको ये दो टर्म्स गिवन थी, सीखते चलना है, आसान है। पहली बात, लीनियर मोमेंटम को कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं, क्या होता है, उसका x कंपोनेंट लिखा जाता है और उसका y कंपोनेंट लिखा जाता है। अब यहां पर मेरे पास x कंपोनेंट कितना है, वो है 2 cos ऑफ t i कैप, और y कंपोनेंट कितना है, 2 sin ऑफ t j कैप, ऐसे लिखा गया। ये हो गया मेरे पास लीनियर मोमेंटम। ओके, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। अब मुझे फोर्स भी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको पता है एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो cos थीटा निकलेगा। वेक्टर a डॉट वेक्टर b a b cos थीटा। तो अभी तो मुझे एक ही वेक्टर पता लगा है, यहां से मुझे फोर्स वेक्टर भी निकालना है। अगेन ये जो फर्स्ट टाइम 11th क्लास में स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए नई चीज है। न्यूटन लॉज में ये एक रिजल्ट यहां पर यूज होता है कि फोर्स जो होती है वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस तरह से। सो इस लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर बना है उसका डिफरेंशिएशन करके हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। आसान सा है, चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ये आ जाएगा 2 cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन ऑफ t। ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos इक्वल्स टू माइनस साइन, प्लस 2 बाहर लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा cos ऑफ t, ये आ जाएगा j कैप। चलिए ये हमारे पास फोर्स वेक्टर भी यहां पर आ गया, क्या आ गया, -2 साइन ऑफ t i कैप प्लस 2 cos ऑफ t j कैप। चलिए ये हो गया बेटा हमारे पास फोर्स वेक्टर। ये है हमारे पास लीनियर मोमेंटम वेक्टर। दोनों वेक्टर आ गए, दोनों वेक्टर में ये वाला फॉर्मूला लगा के cos थीटा आ जाएगा। जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा f वेक्टर डॉट p वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ f वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर cos ऑफ थीटा। इनका डॉट प्रोडक्ट लिखते जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, f वेक्टर है मेरे पास -2 साइन ऑफ t i कैप प्लस 2 cos ऑफ t j कैप, ये हो गया f वेक्टर। डॉट p वेक्टर है मेरे पास 2 cos ऑफ t i कैप 2 साइन ऑफ t j कैप, ये हो गया मेरे पास p वेक्टर इज इक्वल्स टू इनका मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। चलिए फिर से वही बात होगी, i कंपोनेंट वाले i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगे, j कंपोनेंट वाली टर्म्स j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगी। कर देते हैं मल्टीप्लाई, देखिए क्या रिजल्ट आएगा, माइनस, तो लिख दिया -2 × 2 4 साइन ऑफ t cos ऑफ t, i कैप से हो गया, j कैप वाले को j कैप से करेंगे, 2 × 2 ये हो जाएगा 4 cos ऑफ t साइन ऑफ t। ओके, ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। राइट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड वाली टर्म भी लिख देते हैं। ध्यान से देखिए इस चीज को, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 4 साइन टी कॉस टी माइनस 4 साइन टी कॉस टी, तो ये बन जाएगा 0। ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर थे। इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो आएगा, उनका मैग्नीट्यूड तो
नॉन जीरो आएगा, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, लेकिन पूरी टर्म जीरो है। पूरी टर्म जीरो होने का मतलब कि कॉस थीटा यहां पर कसूरवार है जीरो होने के लिए। ओके, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा के कारण ये टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। सो लीनियर मोमेंटम वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर आर एट राइट एंगल विद ईच अदर। सो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे कि यहां पर जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर है और फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है, कब आ चुका है, IIT 2007 में, आसान सा सवाल आ चुका है। सो इस तरह से आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपकी और रिक्वायरमेंट है अगर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताइएगा। इस लेक्चर सीरीज़ का वेक्टर का एक और लेक्चर रिकॉर्ड होगा जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कशन में लाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। हालांकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी मेन इंपॉर्टेंस आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में ही आके सामने आएगी, लेकिन अभी हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया। कुछ एग्जांपल्स भी वैसी ली, कुछ सूटेबल थी, कुछ आपके लिए नई थी, जैसे ये रिजल्ट आ गया न्यूटन सेकंड लॉ का। क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन करके इस चैप्टर क्लोज करेंगे। अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज नहीं अभी तक स्टार्ट की है तो आप पुराने लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। वहां पर बिल्कुल एक पैटर्न में, जो एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए सिलेबस को आगे बढ़ाने का, बिल्कुल उसी पैटर्न से ये लेक्चर सीरीज चल रही है, चलती रहेगी। आपके 11th के साथ साथ मेरी 11th भी पूरी हो जाएगी। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड लक।